नमस्कार मित्रों, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इंस्टा बातों बातों में कार्यक्रम में। आज 173वीं कड़ी है, 173वां भाग है, जब हम एक कलाकार से, एक लेखिका से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। आज सौम्या बिजल जी से हम बात करेंगे, जो नई दिल्ली में रहती हैं, लखनऊ की निवासी हैं। वो वैसे आ भी गई हैं 5 बजे। मेरा उनसे ये वादा हुआ था कि वो 5 मिनट बाद आएंगी, लेकिन वो अभी आ गई हैं, तो हम उनके साथ अभी जुड़ जाते हैं और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। सौम्या जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं और ख़ासतौर से फेमिनिस्ट होने के साथ साथ लेखिका में कवित्री भी, कहानीकार भी, और रंगमंच से जो उनका जुड़ाव है वो अभिनय के साथ साथ और भी अनेक आयामों में। तो एक साथ अपनी एनर्जी को, क्रिएटिव एनर्जी को बहुत सारे आयामों में लगाकर और अपनी पहचान बनाने का जो युवा जज्बा रहता है वो हमेशा एक लंबे समय तक कायम रहता है। उन्होंने भी इसको अपनाया है और हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं जोड़ता हूँ उनको। बीबी दिशा जी, रंजना जी, आप सबका भी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं थोड़ा जल्दी आ गई वादे हाँ के हाँ, हिसाब से, लेकिन मैंने सोचा कि गलती नहीं होनी चाहिए वक्त में। हमें लगा कि हम पहले 5 मिनट थोड़ा सा आपकी महिमा का बखान करेंगे, पर वो आपने हमको मौका नहीं दिया। नहीं, वो मैं मेरे सामने भी कर सकते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जी। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करता चलूंगा। अच्छा। इस बीच लोग आते जाएंगे और जुड़ते जी। जाएंगे, एक जी कारवां बनता बिल्कुल। जाएगा। एक तो बिल्कुल। ये कि मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने इसको स्वीकार किया और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और नहीं नहीं, मेरा जान सौभाग्य है सुनील जी। इतने सालों से आपको आपके लेख पढ़ते आए हैं। आपने हमसे कहा है कि आइए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना आए। और ये भी देखता हूँ कि एक साथ अभिव्यक्ति के इतने सारे आयामों में लगातार काम करते हुए और एक हमेशा एक एनर्जी बना के रखना और एक पॉजिटिविटी को लेकर चलना, ये एक बड़ी जी। बात होती है। और लखनऊ से एक दिल्ली तक की जो यात्रा है वो अपने आप में निश्चित रूप से एक स्वप्न के साथ ही जुड़ी होगी। मुझे जरूर अच्छा लगेगा आपसे साझा, आप हम लोगों से साझा करेंगे। ये भी हमारे जी। और मित्र जुड़ते जा रहे हैं। विनय उपाध्याय जी ये सीनियर जी। कला संपादक है और एक रंग जगत की पत्रिका के नमस्कार। एडिटर भी हैं। और जी। ऐसे कुछ आपके मित्र, कुछ हमारे मित्र आते जाएंगे, तो जी। हम लोग जी। बीच में उनको भी दुआ सलाम उनसे करते रहेंगे। मैं बिल्कुल आरंभ में आपसे बिल्कुल। ही जानना चाहूंगा कि ये लखनऊ से नई दिल्ली तक का सफर किस प्रकार रहा है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी और उसके थॉट क्या रहे जिनके चलते आप आए। जी। तो लखनऊ में बड़े होते हुए, मतलब मैं ये आराम से कह सकती हूँ कि जो-जो मेरे पास मौके थे, जैसे उर्दू सीखने के और अलग-अलग चीज़ें सीखने की, वो मैं उतना नहीं कर पाई। तो बचपन में हम एक अस्पताल कैंपस में बड़े हुए, वहाँ पे वही जो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े होकर आपको नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो हमारी परवरिश रही। लेकिन साथ-साथ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मेरी परवरिश एक बेहद फेमिनिस्ट खानदान में हुई। मतलब जी मैंने बचपन से देखा है कि मेरी माँ घर के फाइनेंसेस देखती हैं और मेरे पिताजी घर में सफाई करते हैं। तो और मतलब पिताजी हमारे डॉक्टर हैं, माँ हमारी हिंदी पढ़ाती आई, तो मैंने घर में एक बहुत ही इक्वल माहौल देखा था। जी फिर जैसे आपको एक उस समय लखनऊ एक छोटा शहर माना जाता था, तो आपको जिस तरह से हमेशा कहा जाता था कि अच्छा बड़ी अब बड़ी होने वाली हो और पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्लास 12 की पढ़ाई के बाद कहाँ पढ़ना चाहोगी, क्या करना चाहोगी? तो दिल्ली एक एक वो मतलब एक बहुत ही नेचुरल सा डिसीजन था कि हाँ, दिल्ली जी जाके पढ़ेंगे। और क्लास 11 और 12 में मुझे याद है कि सारी मेहनत इस हिसाब से ही होती थी कि मिरांडा हाउस में एडमिशन चाहिए और जी मिरांडा हाउस में हॉस्टलर बनना है, जिसका मतलब है कि मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने चाहिए। तो 2 साल की कड़ी मेहनत करी गई और फिर हम मिरांडा हाउस आए। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है सुनील जी कि मिरांडा हाउस आने से मेरा मतलब जीवन की ओर जो दृष्टिकोण था, जिस तरह से मैं सोचती जी थी, जो मैं करना चाहती थी, जो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती थी, वो सब कुछ मिरांडा में आके बदला।
उसकी नींव कहीं ना कहीं जरूर बचपन में घर में रख दी गई होगी, लेकिन उसको परिपक्व रूप से वो पूरा बढ़ा जब मैं मिरांडा आई, और उसके बाद का तो फिर सिलसिला चलता ही रहा। हम्म। इसमें रचनात्मकता मतलब पहले से शुरू में कविता वगैरह आपने लिखना शुरू की? जी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि बचपन में मुझे लिखने का शौक तो था, और हाँ। क्या होता था कि मैंने जैसे, एक मुझे याद है मेरा पहला छपा हुआ आर्टिकल शायद क्लास 9 में आया होगा। वो एक कोई हम्म। प्रतियोगिता थी, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी ने कुछ तो करा था, और उसमें हम्म। हमने अपना लेख भेजा था, वो सिलेक्ट हो गया था तो वो छप गया था। तो वो जो था कि आपने अपना नाम छपा हुआ अखबार में देखा, वो हम्म। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे याद है उस वक्त। लेकिन फिर मतलब मेरा रुझान हमेशा से रंगमंच की ओर ज्यादा था। मतलब मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगता था स्टेज पे कुछ कुछ करना। मुझे याद है सबसे पहला मेरा जो स्टेज प्रेजेंस थी, वो क्लास 2 में मुझे फूल बना के खड़ा कर दिया गया था, और मैं फूल में भी खड़े होके मुस्कुरा रही थी पूरे टाइम, और कहा गया था कि मुस्कुराना नहीं है। लेकिन मैं इतनी खुश थी स्टेज पे कि वो एकदम ऐसे यहाँ पेटल्स लगे हुए हैं और खड़े होके हम मुस्कुरा रहे हैं। वो था मेरा पहला रंगमंच के साथ जो रिश्ता बना। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मंच पे तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है आपकी परफॉर्मेंस के बाद, उससे मुझे उसी दिन बेहद प्रेम हो गया था। ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। और हम्म। फिर जहां जहां मौके मिलते रहे, थोड़ा थोड़ा, कहीं किसी ने कुछ नाटक किया, कहीं जैसे हम अस्पताल कैंपस में रहते थे तो वहां कोई आया नाटक करवाने, या जैसे छोटे छोटे फंक्शंस में जो कैंपस में हो रहे हैं उसमें खड़े होके नाच लिए या कुछ थिएटर कर दिया। तो वो एक एक कीड़ा था। लेकिन और मुझे डांस का हमेशा से बहुत शौक था। मतलब बचपन में भी मतलब मेरे माता पिता बताते हैं कि जो घर आता था मैं उन्हें पकड़ के कहती थी कि प्लीज मेरा डांस देख लो। वो- तो ये हाल था। तो फिर क्योंकि हम एक अस्पताल कैंपस में रहते थे जो करीब 14-15 किलोमीटर दूर था मेन शहर से, हमारे लिए हाँ। आना जाना संभव नहीं था। हमारे मतलब पिताजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे, तो ऐसा नहीं था कि पैसे बहुत हैं कि आप चले गए और आप सीख रहे हैं, तो वो सब ऑप्शंस नहीं थे। तो जो कुछ होता था जब कैंपस में होता था तो हम कर लिया करते थे। तो फिर हम्म। धीमे धीमे वहां जो जो अपॉर्चुनिटीज आई, वो स्कूल में जो जो कर पाए वो किया। मेरे ख्याल से जितना मैंने रंगमंच के बारे में पढ़ा और जितने नाटक पढ़े और जितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी, उसमें मुझे कहीं शब्दों की तरफ एक थोड़ा बहुत इश्क सा बनने लगा। लेकिन कविताएं मेरी जिंदगी में बहुत बहुत बाद में आई। पहले पहले राइटिंग आई, मतलब आर्टिकल्स आए, फिर उसके बाद रंगमंच आया। मेरे ख्याल से पहली कविता मैंने लिखी होगी जो पढ़ने लायक होगी मिरांडा हाउस के फर्स्ट ईयर में, जब हमने नाटक बनाने शुरू करे खुद और हमने एक फेमिनिस्ट रूप में दुनिया को देखने की कोशिश करी। तब जब लिखना शुरू करा, तब मैंने देखा हम्म। कि हाँ, कुछ शब्दों के साथ भी एक रिश्ता सा है। तो वो एक एक बहुत बड़ी चीज थी। और साथ ही में एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरा जो रिश्ता हिंदी और अंग्रेजी दोनों से रहा, वो पूरी तरह मैं अपने माता पिता को उसके लिए क्रेडिट करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में एक रूल था कि आपने जब अंग्रेजी की किताब पढ़ी, आपको अगली अंग्रेजी की किताब तब मिलेगी जब आप हिंदी की एक किताब खत्म कर लेंगी। तो अच्छा। उस चक्कर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के साथ एक ऐसा रिश्ता रहा जो फिर कायम रहा। और क्योंकि हम कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट में वैसे भी ये होता था कि हिंदी में अगर आप बोलते हुए नजर आए तो फाइन हो जाएगा और ये होगा वो होगा। लेकिन हमारी माँ हम्म। हिंदी पढ़ाती हैं, तो वो बहुत क्लियर थी कि हिंदी से रिश्ता टूट नहीं सकता। हम्म। तो सिर्फ उनकी बदौलत आज की तारीख में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपने आप को अभिव्यक्त करने की थोड़ी बहुत एक कैपेबिलिटी है। हम्म। अच्छा, लखनऊ में जो थिएटर का वातावरण रहा उससे कुछ आपको मार्गदर्शन या कुछ जुड़ाव बता क्या? जैसे जी, दर्पण या मतलब हो तो। बिल्कुल। तो क्या होता था कि लखनऊ में, क्योंकि हम मेन शहर तो नहीं जा पाते थे, हाँ। लेकिन हाँ, दूर जो थे आप। भी आते थे वहां, हाँ, जो भी आते थे कैंपस में हमें सिखाने के लिए, वो लोग भी ऐसे लोग होते थे जिनको कोई कहीं से छांट के लेके आता था। तो तो आर्टिस्ट ही होते हैं, मतलब। और कोई भी अगर शागिर्द बन रहा है किसी का, या आप किसी के साथ काम करने जा रहे हैं, या
एक नाटक के लिए ही सही, आप अगर किसी के अंडर डायरेक्ट होने जा रहे हैं तो शायद हमारा हक नहीं बनता उनको इवेल्युएट करने का कि वो अच्छे हैं या बुरे। उस समय आप पूरी तरह समर्पित होते हैं, आप सीखते हैं। तो उस समय भी जो जो लोग आए और जिन जिन के साथ मैंने थिएटर किया, बहुत कुछ मिला सीखने के लिए। बेसिक जो थिएटर के होते हैं कि आपको आवाज कैसे प्रोजेक्ट करनी है, आपको किस तरह से जगह देखनी है, रंगमंच का मतलब क्या होता है, रंगमंच के प्रति जो इज्जत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहला वाकया मेरी जिंदगी का कि रंगमंच की इज्जत होनी चाहिए, वो मैंने लखनऊ में सीखा है। वो एक सिंपल सी चीज जो हम करते हैं कि हम मंच पे चढ़े और हमने मंच को सलाम किया, वो बात लखनऊ में आई मेरी जिंदगी में सबसे पहले। क्योंकि क्लासिकल का वातावरण तो होता ही था, चाहे कितने भी दूर हो आप शहर से, या जैसे स्कूल में किसी ने थिएटर कराया या कैंपस में आके किसी ने थिएटर कराया, ये छोटी छोटी चीजें रहती थी। साथ ही में लखनऊ अपने आप में जो शहर है, मतलब मेरे लिए तो खैर वो शहर आज भी इश्क ही है, वो घर है। चाहे मैं 16-17 सालों से वहां रहती नहीं हूँ, लेकिन एक जब घर की छवि आती है दिमाग में तो वो लखनऊ का ही घर आता है। लेकिन उस शहर में एक उस समय सादगी थी, एक एक प्रेम था, एक सॉफ्टनेस थी, एक अदा थी। वो सब कुछ शायद जानते या ना जानते हुए हमने सीखा। तो कोई अगर थिएटर करवाने भी आते थे हमारे पास कलाकार, तो वो सारी शाइस्तगी अपने साथ लेकर आते थे, और वो हम धीमे धीमे उनके साथ काम करते करते अपनाते चले गए। और बहुत मेहनत लगती है कभी कभी वो लखनऊ की सादगी को अपने अंदर दबा के रखना, आज आज के मतलब कायम रखना, नॉट दबा के रखना, एक्चुअली कायम रखना आज के शहरों में। लेकिन वो एक बहुत बहुत प्यारा अंश है उस शहर का, जो मैं अपने साथ रखती हूँ, और जिसके लिए मैं उस दौर में मैंने जिन जिन लोगों के साथ थिएटर किया, उन्हीं को क्रेडिट दूंगी। एक तो क्या है, वो वास्तव में शहर इतना अच्छा है कि वहां पर जो भाषा की मिठास और तहजीब है उसका तो जवाब ही नहीं है। जी ठीक जी उसके बगल में बिल्कुल। कानपुर है जहाँ से हमारा रिश्ता है, वहाँ जी का एक अलग बेडअप सा बिल्कुल, एक अपना तरीका। अलग लेकिन वो, रंग है वो। हाँ तो वो एक जी घंटे के डिस्टेंस पे दो शहर है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी जी लेकिन दोनों की बिल्कुल अपनी संस्कृति लेकिन है तो वही। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में ही हमारे परिवार के बुजुर्ग सिद्धेश्वर अवस्थी जी थे, जो नौटंकी के लिए जिन्होंने बहुत काम किया। अच्छा उनका अच्छा उनका एक अच्छा। बड़ा नाम वहां पर लिया जाता है। जी गुलाब भाई वगैरह के जमाने जी में जो जी। तो उन्होंने बड़े क्लासिक नाटकों को नौटंकी शैली में लिखा और निर्देशित भी किया। जी, मुझे एक इस ये ना माध्यम में बोला। मेरी, मतलब सुनील जी, यही मेरी शिकायत रहती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, कि हम्म मतलब आपने बचपन में, जैसे हम कॉन्वेंट में पढ़े, हमें कभी समझ ही नहीं आया कि ये इतनी सारे फोक स्टाइल्स हैं, इंडिया के इंडिजिनस स्टाइल्स हैं जो हम सीखें। ये हम्म सारी बातें हमने अब सीखनी और समझनी शुरू करी जब ये आर्ट्स खत्म होने लगी, जब इन आर्ट्स के ऊपर और ज्यादा दिक्कत आने लगी, जब देखने वाले कम हो गए, सीखने वाले कम हो गए। हमें कभी समझाया ही नहीं गया बचपन में कि ये सारी आर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है। आपके लिए वो हाँ शब्द नौटंकी ऐसे यूज होता था कि अरे नौटंकी मत करो, काम करने जाओ अपना। आप उसको एक इंसल्ट की तरह देखते थे, जबकि नौटंकी अपने आप में जो फॉर्म है, वो हाँ इतना जबरदस्त, इतना रिच, इतनी मेहनत वाला फॉर्म है। तो ये सारी चीजें जो कॉन्वेंट एजुकेशन में, और जो एक एक हमारा एक एजुकेशन सिस्टम बहुत सिंगुलर तरह से देखता है समाज और रियलिटी को। आप बस ये चाहते हैं कि आप बड़े होके जी एसी के कमरे में जाके नौकरी करो, वही एक रियलिटी होनी चाहिए आपकी। मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें आर्ट्स के विभिन्न स्टाइल, उनकी मेहनत, उनके पीछे की हिस्ट्री, वो हमें कभी सिखाई नहीं जाती है। इसलिए आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या फोक फॉर्म्स आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक एक जैसे एक मतलब रिग्रेट तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक अफसोस सा है कि एक उसके पीछे ऐसे असल में शहर में रह के भी मैंने उतना कुछ नहीं सीखा इंडिजिनस आर्ट्स का जो मैं सीख सकती थी। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये जो समय समय पे जो हमारे यहाँ शिक्षा और अन्य सब व्यवस्थाओं के जो नीति निर्धारक होते हैं, सरकार, बिल्कुल शिक्षाविद, ये लोग सब जो पाठ्य पुस्तकों में क्या शामिल हो, इसके लिए बिल्कुल। इन लोगों का क्या सोच रहता है मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं जी हमारे राज्य से जुड़ी हुई आंचलिक कलाएं हमारे पाठ्य पुस्तक बिल्कुल। का हिस्सा हों।
नैतिक कभी नहीं शिक्षा का होती। हिस्सा हो, नहीं मतलब होती। स्कूल में भी मुझे याद है नाटक भी जो हम करते थे वो हम अंग्रेजी नाटक करते थे, ठीक है, अंग्रेजी हम्म। नाटक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ हाँ। में सिखाइए तो कि और क्या क्या फॉर्म्स हैं अवेलेबल। आप मतलब हम एक ही एक तरफ से सोचते रहे और एक पूरा हम इग्नोर करते रहे, मुझे उस इग्नोरेंस से दिक्कत है। और मुझे हम्म। लगता है कि वो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने बहुत ज्यादा जरूरी है अब। एक ये भी है कि अगर वो हमारी अपनी जिज्ञासा का विषय होगा तो बहुत सी चीजों को हम जान पाएंगे। बिल्कुल। ये लेकिन चिंता वही हुई है कि ना कि जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी तब तक आप अपनी जिंदगी की काफी सारे साल निकाल चुके होंगे। तब आपकी अपनी एक एकदम। रियलिटी होती है, आप एक नौकरी में होते हैं, आप एक काम में होते हैं, आप अलग शहर में होते हैं। अगर बचपन से वो जिज्ञासा आपकी जागरूक रखी हाँ। जाए और जिज्ञासा में आपको वो सारा सामान बताया जाए, सिखाया जाए कि ये सब कुछ है, तो आप एक अपनी जिज्ञासा को एक मार्गदर्शन दे पाएंगे ना। अब हाँ। इतने सालों बाद यदि आप कोशिश करें तो फिर आपको दोबारा समय का पहिया घुमाने का मौका तो नहीं मिलेगा। तो वो वहां दिक्कत है मेरी। वही वही अपने आसपास के लोग और सब, जैसे वही हमारे जो दादाजी थे, तो कानपुर से लखनऊ एक बार मैं बहुत छोटा था तो जी अमृत अमृतलाल नागर जी के घर ले गए थे मुझे, जी जी मिलवाया था पहली बार। और बोले थे बहुत बड़े आदमी से मिलवाने ले चल रहा हूँ, तो मैं 15-16 साल का था। तो अब आज जानता हूँ कि अमृतलाल नागर जी मतलब क्या। जी तो ये भी है बिल्कुल। कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और जिनके सानिध्य में हम लोग बड़े होते हैं, वहां पर चीजें निर्भर करती है। फिर हमारी अपनी जिज्ञासा और रुचि में भी है बिल्कुल कि अब बिल्कुल। आपकी जैसे थिएटर है, साहित्य, ये सब हमारी टेस्ट में आया। तो जैसे अभी मैंने ही सोचा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखूं, तो मैंने खरीदा है। जी और वो जी इस अवस्था में आके खरीदा है। तो पर ये कि उसको एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जानने की जी जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा एक अपनी कई बार अपना ही विषय हो जाएगा, अपनी चिंता का भी जी विषय और अपने ही जी ज्ञान का और अर्थ का भी विषय होगा। तो जी ये पूंजी जिसके पास अधिक होगी वो उतना बड़ा पूंजीपति होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। थिएटर में काम करते हुए आपको जो और आयाम होते हैं, जैसे एक मुख्य रूप से तो अभिनय होता है, फिर निर्देशन होता है जी जी और आर्ट डायरेक्शन है या लाइट है और जी तकनीकी चीजें हैं। उनमें किसी में भी रुचि हुई क्या आपको कुछ करने की अलग बहुत। से? तो मेरे ख्याल से मेरी वही जो मैं आपसे कह रही थी कि जिंदगी ने एक बहुत ही अलग मोड़ और एक बहुत ही विशेष तरह से जिस तरह से मेरा दृष्टिकोण फिर बना, हम्म। उसमें हाथ मिरांडा हाउस का है। और हाँ। मिरांडा हाउस में आते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया था वहाँ की हिंदी नाट्य संस्था अनुकृति, उसको मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे आज भी याद है कि मेरा वॉइस टेस्ट हो रहा था, जो वहाँ पे ऑडिशन का एक हिस्सा हुआ करता था। और हमें कहा जाता था कि 1 से 10 तक आपको काउंटिंग करनी है, और 10 जितना तेज आप बोल सकते हैं बिना अपनी पिच बढ़ाए वो आपकी वॉल्यूम टच करनी चाहिए। हमने कहा जी ठीक है। तो जब मैंने वो वॉइस टेस्ट करा और 10 पे मेरी आवाज पहुंची, उस दिन आप विश्वास करिए सुनील जी, पहली बार मुझे लगा कि मेरी आवाज है, कि मेरे पास एक आवाज है, उस आवाज का मैं कुछ कर सकती हूँ। वो इतनी जोर से आती है कि वो लोगों को सुनाई देगी। क्योंकि जब मैं 10 तक पहुंची लोगों ने पलट के देखा, और जब उन्होंने पलट के देखा तब मुझे लगा कि आवाज होना, उसके होने का क्या मतलब होता है और उसको अब मैं किस तरह से यूज करूंगी वो मुझ पर है। तो मुझे वो लम्हा आज भी याद है। और कई बार होता है जीवन में कि आपको पता होता है कि ये इस एक लम्हे में मेरी जिंदगी थोड़ी बदली है, तो वो एक लम्हा वो था मेरे लिए। तो वहां पे नाटक करने की जब शुरुआत हुई, मैंने सबसे पहले स्ट्रीट थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक उससे पहले मैंने किया नहीं था। और नुक्कड़ नाटक मेरे हिसाब से, मतलब ये दिस इज नॉट टू से कि बाकी थिएटर आसान है या मुश्किल है या ऐसा हम्म। कुछ है, लेकिन नुक्कड़ में जो एक एक्टर की प्रतिभा और एक डायरेक्टर की प्रतिभा का टेस्ट होता है वो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त होता है। क्योंकि स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप, मतलब कोई आपको देखने नहीं आ रहा, वो इनफैक्ट नहीं सुनना चाहते आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप कोई ऐसी बात रखना चाह रहे हैं जिसके प्रति वो आंखें बंद करके चलना चाह रहे हैं, चाहे हाँ, वो अवेयर नहीं है। महिला शोषण महिला शोषण की हाँ। बात हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात हो, एंटाई सेडिशन लॉज की बात हो, पॉलिटिकल थिएटर हो, नहीं सुनना चाहते लोग। तो उस समय जो दायित्व होता है उस एरिया में खड़े होने का, जहां आपके पास ना लाइट्स का
सहारा है, ना कॉस्ट्यूम्स का है, ना ऑडिटोरियम का है, वहीं से साइड में बस जा रही है, वहीं पे कोई चिल्ला रहा है, आपको उस सब के ऊपर अपनी बात रखनी होती है। और उस समय जब आप अपनी बात रखते हैं तब आपको समझ आता है कि आपकी आवाज है या नहीं। तो नुक्कड़ सबसे पहले मैंने वहां करना शुरू किया। और थिएटर में मेरे लिए ये बात कि आप एक काला कुर्ता या एक सफेद कुर्ता पहन के कोई भी रूप, कोई भी किरदार निभा सकते हैं उसी दायरे में। वापस आकर आप बदले, फिर आप अंदर गए, आप दोबारा बदले, बीट्स पे आप काम कर रहे हैं। एग्जिट का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई नोशन नहीं है एग्जिट का। आप कैरेक्टर में तब तक हैं जब तक आप सर्कल में आए, और फिर आप जैसे ही बैठे आप कैरेक्टर से हटे, फिर आप दोबारा अंदर आए कैरेक्टर में। वो जो निम्बलनेस है स्ट्रीट थिएटर की, और साथ में ये कि वो एक ऐसा मुद्दा उठाता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, वो था मेरे लिए मतलब दिमाग में फट जाने वाला थिएटर। और उसमें मैंने डायरेक्शन और मतलब डायरेक्शन तो कई बहुत बाद में, मिरांडा हाउस से निकलने के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत डायरेक्शन, उसका राइटिंग, स्ट्रीट प्लेस की का लिखना, उसमें जो कविताएं लिखी जाएंगी वो, उसमें एक्टिंग, आवाज, वो सब कुछ फिर मैंने किया। साथ ही में स्टेज के तो नाटक हुए ही हुए, मतलब अनुकृति का हमारा सौभाग्य था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डायरेक्टर्स आते थे और हमें सिखाते थे। और मेरा एक बहुत ही जो पसंदीदा फुल लेंथ प्ले था वो था खूबसूरत बहू, जो नाग बोडस जी ने लिखा है, और सतीश आनंद जी ने उसे डायरेक्ट किया था। और उन्होंने हमें आगरे बारी का किरदार दिया था जो हमारे साथ चिपक गया था अगले 3 साल तक। तो लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आया। और मेरे ख्याल से वो जो एक एक थिएटर की जो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि उस 1 घंटे के लिए या उन 2 घंटों के लिए आप कोई और बन जाते हैं, आप किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं, आप उस किरदार की तरह सोच रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं और आप एक अलग ही जीवन जीकर फिर वापस अपनी जिंदगी में आ जाते हैं। वो जो बात है थिएटर में, वो बात किसी और आर्ट फॉर्म में नहीं है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। लेकिन तब भी अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रोसेनियम थिएटर वर्सेस स्ट्रीट थिएटर, मैं नींद में भी स्ट्रीट थिएटर पिक करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रीट थिएटर में आप वो बातें कह सकते हैं और एज एन आर्टिस्ट आपके ऊपर इतना ज्यादा वेट होता है अच्छी तरह से अपनी बात रखने का, कि वो ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। और स्ट्रीट का अपना अलग मजा है। आप मतलब एक, मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं क्लास 11-12 में थी, तब ना जैसे कॉन्वेंट में पढ़े थे और जेन ऑस्टिन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में देख के बड़े हो रहे थे। तो हमें तो लग रहा था कि भाई मतलब एक हमारे मिस्टर डार्सी होंगे, वो मैंडोलिन लेके खड़े होंगे मस्टर्ड फील्ड्स में, बस प्यार व्यार हो जाएगा हमें और फिर हम अपनी जिंदगी ऐसे बिताएंगे। लेकिन जब हम मिरांडा आए और हमने पहली बार पढ़ना शुरू करा फेमिनिस्ट थिएटर, और हमने जन नाट्य मंच के नाटक पढ़े, जो स्ट्रीट थिएटर में मेरे लिए सबसे पहला वो था, टेक्स्ट था जो मैंने पढ़ा, और आर्तनाद हमारा पहला नाटक था, वो पढ़ा। साहिर की पोइट्री पढ़ी, कैफी की पॉलिटिकल पोइट्री पढ़ी, मंटो पढ़े। तो लगा कि मतलब जीवन से क्या चाहते थे हम और क्या चाहना चाहिए, उसमें बहुत फर्क है। और फिर जब धीमे 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 पढ़ना शुरू करा, समझना शुरू करा, अंग्रेजी की वर्जीनिया वुल्फ पढ़ी, और कई सारे मतलब फेमिनिस्ट राइटर्स पढ़े, सिमन डी ब्यूवर पढ़ी, तब धीमे धीमे सोच बननी शुरू हुई जैसी बननी चाहिए थी। और उसके साथ जब जब थिएटर का जुनून मिला, तो बात फिर कहीं मंझनी और जमनी शुरू हुई। तो ये वाकया मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत जरूरी होता है समझना कि आप जो सच मान के जिंदा रहते हैं, और लेकिन जब आप अपनी ही जिंदगी में कुछ और नया देखते हैं, आप कैसे अपनी जिंदगी का रास्ता मोड़ लेते हैं और उसमें आर्ट्स क्या रोल प्ले करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए वो थिएटर की वो जो एक फीलिंग थी कि पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी होगी जहां मैं किसी के साथ उसका घर बसाऊंगी, एज अपोज टू सॉर्ट ऑफ रियलाइजिंग कि मेरी अपनी एक आवाज है, मेरा अपना एक वजूद है। मैं एक सड़क के बीच में खड़े होके एक ऐसी बात रख सकती हूँ जो कोई नहीं सुनना चाहता, और वो सुनेंगे क्योंकि मैं वो बात रख रही हूँ। वो एज अ वुमन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैज बीन सो एम्पावरिंग। तो मेरे कॉन्फिडेंस को मैंने क्लाइंब अप
होता हुआ देखा है। उसमें जैसे बचपन से ही मैं हमेशा से थोड़ी मोटी सी लड़की रही थी, और हमेशा कहा जाता था कि अरे वजन कम करो, और मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मतलब क्यों, क्यों बट क्यों जब मैं कैसे? कॉलेज हाँ और जब मैं कॉलेज में आई और मैंने थिएटर करना शुरू किया, तब जो मेरी खुद की बॉडी पे जो पॉजिटिविटी हुई, जिस तरह से मैंने अपनी बॉडी को खुद ओन करना शुरू करा, बीच बाजार में जब आप नाटक कर रहे हैं डफली पकड़ के चिल्ला के, तब आपके पास अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई जगह नहीं होती। तो वो सब कुछ मेरी पर्सनालिटी में एकदम बढ़ा और बदला, और वहां से फिर थिएटर से, और थिएटर एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का माध्यम बन सकता है, वो रियलिटी मैंने मिरांडा में सीखी। ये सही कह रहे हैं। जो आपने नुक्कड़ नाटक की बात की, भोपाल में भी हमारे बहुत सीनियर मित्र हैं हमारे, उन्होंने पूरा जीवन वो नुक्कड़ नाटक ही करते रहे। उसके तमाम उनने कष्ट भी सहे, लाठी डंडे से लेके, जी खासतौर जी से जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, जी पर जी उनकी उसी से पहचान बनी। तो जी उन्होंने भी इस बात को पे जोर देकर कहा था कि जो चौराहे पे और जो शहर में और जो नागरिक आसपास से आते जाते हैं, वो सब तरह के लोग होते हैं। जी। उसमें एक मजदूर भी होता है, एक पढ़ा लिखा भी होता है, एक बिल्कुल अपराधी भी होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, एक संवेदनशील भी होगा, एक निष्ठुर भी होगा, निर्मम भी होगा। पत्थर, बिल्कुल आपको बिल्कुल सबसे शक्ति और मुखातिब होना है और बिल्कुल। अपनी तरफ आकृष्ट करना है। तो और जब आप क्षमताएं, औरत होकर और जब आप औरत होकर नुक्कड़ नाटक करते हैं ना सुनील जी, तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं आपको चिढ़ाने का, छूने का, वो आपकी सब तो बात खैर, काटने का, वो सब कुछ होता है। और उसके साथ आप अपनी बात कैसे पूरी करते हैं, कैसे आप ऑडियंस को कंट्रोल में भी रखते हैं, कैसे आप उनके साथ जुड़ते हैं, कैसे आप उन्हें बताते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, वो सब एक एक अच्छे नुक्कड़ नाटक, एक थिएटर आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी कसौटी होती है, जिस पे खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। तो वो सबसे सभी तरह की प्रकृति और प्रवृत्ति के लोगों के साथ डील करना एक कलाकार के जी। लिए, वो अगर वो अनुभव आ गया तो फिर हॉल में तो बड़ा सभ्य किस्म का हो दर्शक जाता बैठा ही है। होगा। बिल्कुल वो हो जाता है, क्योंकि वो आ ही रहे हैं ना आपको देखने, नुक्कड़ में वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते। कौन से ऐसे प्रमुख नाटक होंगे जिनको आप यूं याद करना चाहें, नुक्कड़ में भी और स्टेज जी, पे भी? तो मेरे ख्याल से आर्तनाद मेरा पहला नुक्कड़ नाटक था, जो जननाट्य मंच की स्क्रिप्ट है, हाँ हाँ और जो बहुत ही संवेदनशील स्क्रिप्ट है, मतलब उतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट मैंने शायद ही दोबारा पढ़ी हो। तो हाँ हाँ। वो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, खूबसूरत बहू तो था ही, हाँ मतलब बुंदेलखंडी भाषा में जब हम खड़े होके गा रहे थे और नाच रहे थे स्टेज पे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेमोरी है, बहुत बड़ी सीख थी। सतीश सर के साथ सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जो जो नाटक हमने मिलके आतिश में लिखे, हमने एक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप बनाया आतिश, मतलब मिरांडा से निकलने के कई सालों बाद, और उसमें जितने नाटक हमने साथ बनाए और साथ लिखे, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहे हैं। और एक नाटक था जो हमने मेरे थर्ड ईयर में किया था कॉलेज में, उस कहानी का नाम गूंगे था, और मुझे अब मैंने इतनी ढूंढी है वो स्क्रिप्ट, मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है कि मुझे राइटर का नाम याद रहे। लेकिन वो एक नाटक मेरे दिल के बहुत करीब है। उसमें जिस तरह से हमने सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को देखा, गूंगे होने का फिजिकल एलिमेंट वर्सेस जो सोसाइटी आपको रोकती है वो देखा, एक जेंडर की तरफ से वो नाटक देखा, उसे जिस तरह से मंच पे उतारा, उसमें जो मेरा किरदार था, वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार एक एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आतिश में हर नाटक जो हमने लिखा, हर नाटक जो हमने किया, गांव में जा जाके किए, वो सब बहुत ज्यादा स्पेशल रहे हैं मेरे लिए। पर्सनली एक नाटक जो मुझे बहुत ज्यादा करीब है, वो मैं करीब 2 साल पहले राजस्थान गई हुई थी। उर्मुल एक संस्था है जो बहुत अच्छा काम करती है, जो जहाँ पे मतलब वो डेयरी से शुरू हुई, और उसके बाद एक सेल्फ सस्टेनिंग सॉर्ट ऑफ विलेज का कॉन्सेप्ट है उनका। तो वो वहां पे काम कर रहे थे एंटी चाइल्ड मैरिज पे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं वहां। और इस बार मैं ये सोची गई थी कि मैं नाटक लिख के नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा। गलत बात होती है जब आप ये सोच के जाते हैं कि आपको दिक्कत पता है, आप दिक्कत सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। वहां की जमीनी हकीकत जब तक आपको नहीं पता, तब तक आप नाटक सही नहीं लिख सकते। तो ये सोच के मैं वहां गई कि मैं 2 दिन सिर्फ उन लड़कियों के साथ वक्त बिताऊंगी जो ये नाटक करेंगे।
और वो वहीं की जी लड़कियां थी, वहीं गांव की लड़कियां थी। और उनके साथ 2 दिन मैंने सिर्फ थिएटर की एक्सरसाइजेस करी, उनसे सीखा, उनसे समझा। और बात करते करते समझ में आया कि दरअसल वहां पे शादियां लड़कियों की इसलिए भी कराई दी जाती हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी है कि उन्हें हाँ। लगता है कि जब किसी और के घर ही जाना है तो फिर वही पाल पोस के बड़ा करें। तो हम्म, जब हमें ये दिक्कत समझ में आई, फिर हमने उस दिक्कत का निवारण अपने नाटक से करने की कोशिश करी। और उस नाटक को हमने 1 हफ्ते में बनाया, और फिर उन लड़कियों ने, जो वही गांव की लड़कियां थीं, अपने माता पिता, ताऊ चाचा के सामने बीच बाजार में खड़े होकर उन्होंने वो नाटक करा, जिसमें एक लाइन थी, ना बाल विवाह करूंगी ना करने दूंगी। और मेरे लिए वो थी उपलब्धि कि उसमें मेरा मंच पे होना जरूरी था ही नहीं, लेकिन ये कि वो लड़कियां अपने आप इस किस्म से, इस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रही हैं अपने ही घर वालों के सामने, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो वो नाटक एक ऐसा नाटक है जो मैं आजीवन याद रखूंगी, कि वो एक्सपीरियंस जो जो मुझे उन लड़कियों की ब्रेवरी और स्ट्रेंथ से मिला, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उनका फेथ आपके साथ काम कर गया, आपका अ, जो कॉन्फिडेंस था वो उससे जुड़ गया, तो एक बहुत जी। सच्ची चीज सामने आ गई। और जो जी। क्योंकि वो खुद उस चीज को फिर बिल्कुल। मतलब भोग रही थी, भुगत रही थी उनके पूरे बिल्कुल। बचपन में, जीवन में। वो फिर बिल्कुल। अंत में वो विद्रोह के रूप में सामने आया। अच्छा, जी। एक और मैं देखता हूँ कि जो जिस पूरे डायमेंशन में आप काम करते हो, नाहक अनेक तरीके के प्रतिवाद और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वो जी। कलाकार की एक अलग समस्या है कि उससे अलग फाइट करता फिर। इसके बारे जी। में क्या कहोगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि रिवोल्ट और सोसाइटी के अलग या विपरीत आर्ट को नहीं देखा जा सकता। आर्ट एक, मतलब एक संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है कि वो आज का जो हमारा समाज है उसको दर्शाती है और उससे सीखती है। तो हम्म, तो ये एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से बहुत ज्यादा सटीक और मतलब बहुत ही क्लियर रही कि मैं जो हूं और मेरी जो अपनी राजनीति है और जो मेरी प्रतिरोध या रिवोल्ट की पॉलिटिक्स है, वो मेरी आर्ट में जरूर दिखेगी। और मेरे ख्याल से कहीं, और मुझे पता भी नहीं चला शायद, कि मेरी आर्ट और ये जो भावना है सामाजिक एक कार्य करने की, ये कब जुड़ हम्म, गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब ये जुड़ गई तो मैं अब रियलाइज करती हूँ कि मेरे लिए कितना ज्यादा अच्छा और आसान है कि मैं अपनी आर्ट के थ्रू अभिव्यक्त कर सकती हूँ जो मुझे आज के दौर में रिबेलियन करना है। तो हम्म, तो वो एक चीज मुझे लगता है कि आप आर्ट को सोसाइटी के से जुदा करके नहीं देख सकते। दूसरी बात यह है कि आप आर्टिस्ट को सोसाइटी से जुदा करके नहीं देख सकते, ना आप आर्टिस्ट को जो उसने काम करा है उससे जुदा करके देख सकते हैं। तो कोई अगर ये कहता है कि अरे ये तो बड़े बहुत ही दिग्गज आर्टिस्ट हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने महिला शोषण का एक केस आ गया? नहीं हुआ। आप अगर आर्टिस्ट भी हैं तब भी आप महिला का शोषण नहीं कर सकते, और वो बात बहुत जरूरी है समझना। तो तो ये जो एक भावना है, मतलब मेरे ख्याल से मेरी पर्सनालिटी में पहले पॉलिटिकल अवेकनिंग आई और साथ साथ में आर्ट आया, तो वो एक साथ बड़े हुए। तो थिएटर में और फिर कविताओं में और जिस किस्म की, मतलब ज्यादातर जो मेरी कविताएं हैं वो फेमिनिस्ट ही कविताएं हैं, बॉडी पॉजिटिविटी पे हैं, पॉलिटिक्स पे हैं, आज के समाज पे हैं। वो सारी जो कविताएं, वो जो सारी जो सोच है, वो आ ही उस गुस्से या आ ही उस दुख से रही है जिस समाज का हम आज एक हिस्सा हैं। और उस दुख को मैं अपनी आर्ट से दिखाती हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ट्रोलिंग होती है और हर तरह के फोन आते हैं और हम्म, आपको कहा जाता है कि आप इस तरह की चीजें क्यों लिख रही हैं, और ये है वो है। तो और मुझसे कई बार ये लोग पूछ चुके हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम ऐसी चीजें लिखती हो? तो मैंने कहा, मतलब डर क्यों लगेगा? अगर हम जो बात रख रहे हैं वो बात सही है तो डर क्यों लगेगा? एक तो वो। दूसरा, कई बार लगता है कि चलो अच्छा है, कम से कम लोग पढ़ तो रहे हैं जो लिख रहे हैं। वरना एक ब्लैक होल में आप लिखते जाइए और कोई पढ़े ही ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि हाँ, लोग बात पढ़ रहे हैं और जिनको दिक्कत होनी चाहिए उन्हें दिक्कत हो रही है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि जब आप पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे नॉट इन माय नेम में पढ़ी हो, चाहे आर्टिस्ट यूनाइट में पढ़ी हो, और ये सारी जो
जो जो मंच मिले वो भी इसलिए मिले क्योंकि हम सब पॉलिटिकली एक पॉइंट रखना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स और आर्ट वो दोनों मेरी जीवन में बिल्कुल एक ऐसे घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं, वो अलग नहीं हो सकती। और ये बहुत क्लियर है कि अभिव्यक्त तो करना ही है अपने आप को, क्योंकि अगर अभिव्यक्त नहीं किया तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया जो ऑप्रेस कर रहा है। अगर आपने ऑप्रेसर की तरफ से नहीं भी बोला, लेकिन अगर आपने ऑप्रेस्ड की तरफ से नहीं बोला तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्रेसर की तरफ चले जाते हैं, ये बात तय है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे ऑप्रेसर में नहीं काउंट होना है तो मुझे ऑप्रेस्ड की तरफ से तो बोलना ही है। और चाहे उसके लिए जो हो जाए, चाहे लोग आके आपको थ्रेट दें, चाहे ये बोले आप ये नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना नहीं कर सकते, देखी जाएगी, लेकिन बात रखना नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात तय है, क्योंकि जब तक संविधान है वो संविधान हमसे कह रहा है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। जिस दिन इन्होंने कह दिया कि संविधान नहीं है तब कोई और रास्ते ढूंढे जाएंगे, लेकिन बात तो रखी जाएगी। वो पॉइंट बड़ी बहादुरी वाली बात है ये तो, और इसका स्वागत भी होना चाहिए हमेशा, हर काल में इसका स्वागत होना चाहिए, बजाय जी इससे जूझने के निरर्थक रूप से। जी कहानी की बात करूं, मैंने जी आपने जो अपना विवरण मुझे भेजा था उसमें कहानी की बात भी थी, जी और स्टोरी टेलिंग आपने उसमें आप रही। जी तो कोई एक कहानी इसका आप जिक्र करना चाहेंगे, उसकी समरी हमको बताना चाहिए, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, जो बहुत जी पसंद है मतलब आपको। बिल्कुल। तो कहानियां, आई थिंक, तो वही जो बात है ना सुनील जी, जो आपने शुरुआत में कही कि ये लिखने का कब से आना शुरू हुआ, तो मेरे हाँ। ख्याल से जब नाटक लिखने शुरू करे तब हमने रियलाइज किया कि अरे कविताओं में भी अभिव्यक्ति करी जा सकती है या कहानियों में भी करी जा सकती है, तो सब कुछ एक साथ सा होने लगा। हम्म। और फिर जो छोटी छोटी वो 4 लाइनों की कहानी, 4 लाइनों की कविता कह लीजिए, 4 लाइनों का कुछ भी नहीं मान लीजिए, जो भी लिखना शुरू करा वो फिर एक साथ ही चलता रहा। कहानियों में भी शायद ना जानते हुए भी पॉलिटिक्स एक हिस्सा रही है मेरी मेरी कहानियों का। सिर्फ एक कहानी छोड़ के, और उसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करूंगी, लेकिन जो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है वो शायद, मतलब जब से लिखने में थोड़ी तमीज आई, मैं आज भी नहीं कहती कि मैं अच्छी लेखिका हूँ, मतलब मैं बहुत ही एक एवरेज लेखिका और बहुत ही एवरेज कवयित्री हूँ। लेकिन जो कहानी में मुझे लगा कि हाँ मैं कम से कम ये कह सकती हूँ कि लिखी है, वो एक कहानी थी जिसका नाम था थाली। और वो कहानी मेरी आप बीती कहानी है। तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ। छोटी हम्म। सी थी, ऐसे ही कुछ 10-11 साल की रही होंगी, और खेल खाल के कैंपस में वापस घर आई, भूख लग रही थी बहुत जोर से। तो हमने अपने माता पिता से कहा कि भाई क्या है, मतलब खाना दो जल्दी। तो खाना लगाया गया, और हमने एक डोंगा खोल के देखा उसमें तुरई थी, दूसरा डोंगा खोल के देखा उसमें लौकी थी, हमने कहा हाय हाय, तो कहीं कुछ और ही खा लेते। फिर एक कटोरी में कुछ आलू नुमा जैसा लगा, तो हमने जल्दी से उसको अपनी थाली में उड़ेल लिया। और हमने पहला जो निवाला लिया उसमें हमें समझ में आ गया कि हमारी माँ तो मतलब बिल्कुल ही कपटी जादूगरनी टाइप इंसान है, कि टिंडा है और वो लग आलू जैसा रहा है। तो मतलब बहुत ही, मतलब हमने कहा कि ये क्या है, कोई कुछ बनाता नहीं है। और मुझे याद है मैंने ना अपने हाथ से ऐसे थाली आगे सरका दी थी। तो हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने टिंडा लेके चुपचाप खाना खा लिया था। मम्मी कुछ और ले आई थी किचन से, रोज झीक के खाना हो गया था। फिर उस दिन शाम को वो ना हमें कैंपस के फ्रंट गेट पे लेके गए, और उन्होंने बहुत ही शाइस्तगी से हमसे कहा कि देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो हमने कहा मतलब ये तो हम रोज ही देखते हैं, मतलब ठंड हल्की सी, जो मतलब ये मार्च अप्रैल में शाम को हल्की सी ठंड हो जाया करती थी, वो है, लोग हैं, कैंपस, हॉस्पिटल कैंपस का बोर्ड है। तो उन्होंने अब कई देर तक वो मुझसे कहते रहे कि नहीं तुम देखो, नहीं तुम देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो फाइनली मैंने उनकी नजर देखी, वो जिस तरफ वहां देख रहे थे, और वहां मुझे एक ऐसा इंसान दिखा था जिसको देख के सच में आपको लग रहा था कि इसका सारा जीवन जिंदा रहने में बीत रहा है, मतलब कुछ नहीं खाया होगा, दरिद्रता। वो मुझे इस कदर एकदम जोल्ट करा उस बचपन में। तो और हम लोग वहां काफी देर तक खड़े रहे क्योंकि हम वेट करते रहे कि वो इंसान सो जाए। उसके बाद पापा ने कुछ ठेले से फल खरीद के उसके साइड में रख दिए, क्योंकि ये नहीं किसी को लगना चाहिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो सब कुछ अब हो गया और हम वापस आए, तो हमारे फादर ने हमसे कहा कि जो तुमने सरका दिया था वो किसी का पहला निवाला बन सकता था दिन का,
और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक अपनी थाली में ऐसा कुछ नहीं लिया जो मैं फिनिश नहीं कर सकूं। ये पूरा वाक्या मैंने कहानी के तौर पे लिखा था, जिसमें मैंने लखनऊ के प्रति जो मेरा प्यार है, जो जो वो गजल, जो शहर है, और जिस तरह से मैं वहां बड़ी हुई, और फिर ये पूरी कहानी जो लिखी थी, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। और वो मैंने अलग अलग जगहों पे सुनाई भी है, वो रेडियो पे भी सुनाई जा चुकी है, वो थिएटर, बच्चों के थिएटर वर्कशॉप्स में भी सुनाई जा चुकी है, क्योंकि इसमें एक रिलेटेबिलिटी है, क्योंकि ये सबके बचपन में घटता है, जो जो ये वाकया है। लेकिन आपने उस वाकया से क्या सीखा और मेरे पिता ने उसे किस तरह से मोल्ड करके मुझे सिखाया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक तो वो कहानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और एक दूसरी मेरी लिखी हुई कहानी जो मेरे नाना नानी पे आधारित है, जिसका नाम है संग साथ। वो जानकी पुल पे छपी थी। प्रभात रंजन जी को वो कहानी पसंद आई थी और उन्होंने उसे घर दिया था जानकी पुल पे। वो कहानी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहानी ऐसी है जिसमें मतलब जो दो लोग जिनको एक दूसरे की आदत हो जाती है, जो 50 साल एक साथ बिताते हैं, उनमें से जब एक चला जाता है तो दूसरे पे का क्या हाल होता है, किस तरह से वो छटपटाता है, क्योंकि उसे नहीं पता उसे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, क्योंकि एक साथ चला जाता है। तो वो कहानी मेरी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कहानी है, और वो मैंने दरअसल सबसे पहले नीलेश मिश्रा के शो के लिए लिखी थी, जिसमें मेरी कहानियां सुनाई जा चुकी हैं। और वो कहानी बहुत लंबी लिख गई थी, और जब सबने वो कहानी सुनी थी तो सभी को वहां बहुत अच्छी आई लगी थी, और उन्होंने कहा था इसको छेड़ो मत, इसको दोबारा लिखने की कोशिश मत करो, ये जैसी लिखी है उसे रहने दो, लेकिन ये हम क्योंकि लंबी है ले नहीं पाएंगे। तो वो एक कहानी मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब कहानी है। तो इन दो का जिक्र मैं करना चाहती थी। कविताओं में भी मैंने देखा है कि कुछ छोटी कविताओं में आप कोई बात लिखते हो तो जी जो कमेंट्स होते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि ये इनके बिल्कुल हृदय का उद्गार है क्या, या जो लिख रही है जी उस समय वही सोच रही होंगी। कई जी बार मुझे जी लगता है कि हम कविताओं में केवल अपनी भर बात नहीं लिखते, अपन औरों की बात भी लिखते हैं। जी बिल्कुल। मेरे तो ख्याल कई से बार अभिव्यक्ति की ये बहुत बड़ी शक्ति है सुनील जी, शब्दों की ये शक्ति है कि कभी भी आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहते हैं, वो बन जाती हैं किसी और की कहानियां, वो बन जाती हैं किसी और की बातें, कोई और जो वही चीज सोच रहा है, आपके शब्द उसको थोड़ी सी एक एक शेप दे देते हैं। वो बात शब्दों में है, वो बात किसी लेखक में नहीं है। वो चीज है जो मतलब शब्द कई बार हील कर सकते हैं, कई बार काट सकते हैं आपको। शब्दों की जो ताकत है वो ये ताकत है। कई बार हम लोग अध्यात्म में अद्वैत की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना इस जी बात को स्थापित करने में पूरी हमारी जी जो विद्वान जो परंपरा है वो लगी रहती है कि सब कुछ जी एक ही है, एक ही जी आत्मा है सब जगह। जी इसीलिए जी कई बार हमारा अपना सोचा हुआ कई लोगों का सोचा हुआ भी जी प्रतिबिंबित होता है। इसका बिल्कुल कहीं कोई बिल्कुल। सूत्र जुड़ता लगता है आपको? जी तो मेरी एक कविता है जो फिर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मैंने बॉडी पॉजिटिविटी पे लिखी थी, जिसकी मैं आपको 4 पंक्तियां बता देती हूँ। हाँ जो हाँ था बिल्कुल। कि वो कहते हैं मोटी है भद्दी, इतने मोटे बाजू होते हैं क्या लड़कियों के, मैं कहती हूँ खूबसूरत हूं मैं। वो कहते हैं नाक नक्शे तो ठीक है, लेकिन मोटापे में बताओ ढक लिया है सब, क्या फायदा, मैं कहती हूँ खूबसूरत हूं मैं। वो कहते हैं कि अरे लड़का भी तो अपनी ही तरह एक परफेक्ट लड़की चाहेगा, मोटी तो नहीं। मैं कहती हूँ नहीं बनना किसी और का तय किया गया, किसी और के लिए परफेक्ट, क्योंकि खूबसूरत हूं मैं। और ऐसे ही फिर ये कविता चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी लंबी है, लेकिन ये जो कविता है ये मेरी तो आप बीती खैर है ही, लेकिन इतनी औरतों ने ये कविता पढ़ के मुझसे कहा है कि उन्होंने ये सारे सेंटेंसेस सुने हैं, और अपने शरीर पर अपना खुद का हक होना एक कितनी मुश्किल बात है आज के दौर में, कितना वक्त लगता है औरतों को उस पूरी जर्नी को करने में, वो सारी चीजें इस कविता ने मुझे बताई हैं। तो ये जो आपने अभी अभी बात कही कि एक बात कभी हमारी नहीं रहती, सबकी हो जाती है, मेरे ख्याल से एक एक संवेदनशील कवि या कवियत्री की पहचान वो है कि आपकी कही भी बात कितने दिलों को छू रही है। और अगेन अगर आपकी आर्ट आज के सोशल कंस्ट्रक्ट में और सोसाइटी में जगह रखती है, और आप उस पे रिफ्लेक्शन दे रहे हैं या आप उस पे एक बात रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली
लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि जो आप बात कह रहे हैं वो सच है या वो उनकी आप बीती है। तो ये चीज मुझे मेरी कविताओं में कई बार लोगों से सुनने को मिला है कि अरे तुमने तो वही कह दिया जो जो हम कहना चाह रहे थे। और जैसे एक और कविता की 2 लाइनें मुझे वापस याद आ रही हैं अभी, जिसमें मैंने लिखा था कि अखबार में जो खबरें मिलती हैं वो अब रोती बिलखती चीखती चिल्लाती मिलती हैं, क्योंकि अखबार अब अखबार रह नहीं गया है। मतलब एग्जैक्ट पंक्तियां मुझे कविता की याद नहीं है, लेकिन ये बात कि आप क्या पढ़ रहे हैं, खबरें आपको क्या बता रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये सारे सवाल थे उस कविता में। और उस कविता को पढ़ के भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ ये बात हम इतने शब्दों में नहीं कह पा रहे थे, लेकिन ये बात हम रखना चाहते थे। तो जैसे वो हो गई। एक और कविता थी जो सिर्फ सवाल थे, और उस पूरी कविता में और कुछ नहीं है, वो सिर्फ 3 शब्द के सवाल हैं, और वो आज के पॉलिटिकल रियलिटी के सवाल है कि ये किसका घर है, कौन है, किसको आपने ये लीवे दे दिया है कि वो डिसाइड करे कि भारत कैसा होगा। तो वो सारी चीजों को लिख के मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने आके कहा है कि हाँ ये वही चीजें हैं जो वो सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एज अ पोएट 2 काम होते हैं आपके। एक होता है कि आप अच्छा लिखें, और दूसरा होता है आप ऐसा लिखें जो लोगों के दिल को छुए। तो एक काम तो हो रहा है, अब अच्छा लिखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आप अच्छा करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। अच्छे की कोई परिभाषा भी नहीं है, तो वो आप जितनी मेहनत करें वो आप पे निर्भर है। लेकिन हाँ, छू रही हैं कविताएं, ये अपने आप में मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो उसी से हम सोच सकते हैं कि हम अच्छा लिख रहे होंगे, तभी छू रही होगी बिल्कुल। जी जी जी, मैं मानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ढंग का लिख लेती हूँ। जी और कई बार ये भी होता होगा कि लोग इनबॉक्स में आके चिंता करते हुए कि अरे ये आपने कोई अवसाद की बात की या कोई प्रेम में हाँ हाँ, टूट फूट की बात की, बहुत तो कुछ हमदर्द भी बहुत। तो आ जाते होंगे। हाँ हाँ, वो बट वही है ना कि मतलब मुझे लगता है कि चलो कम से कम पढ़ा तो तुमने, वही मेरे लिए बहुत है। तो कई बार लोग आते हैं कि जैसे हम जब गुड़गांव की आवाज पे रेडियो शोज करते हैं, और उसमें हम ज्यादातर नारीवाद की बात उठाते हैं और किस तरह से समाज को बदलना चाहिए, उसकी बात उठाते हैं। कई बार हो चुका है कि हमारे पास फोन आते हैं कि भाई आप तो सिर्फ नारियों की ही बात करती हैं, आप पुरुषों की बात नहीं करती। तो हम कई बार कहते हैं कि हम नारीवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें पुरुष और पुरुषों के लिए जिस तरह का समाज होना चाहिए। भाई नारीवाद ने कभी नहीं कहा पुरुषों से कि आप मत रो। ये पितृसत्ता ने सिखाया है मर्दों को कि तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते। तो हम बात एक सोच की रख रहे हैं, हम एक बात एक जेंडर केवल की नहीं रख रहे, एक समुदाय या एक एक ग्रुप की नहीं रख रहे। तो कई बार ये तो मतलब एक डिफॉल्ट मेरे ख्याल से आज के दौर में एक रियलिटी है हम लोगों की कि आप कोई भी बात रखेंगे, आपसे डिसएग्री करने वाले भी उतने ही होंगे। और वो एक अभिव्यक्ति, कोई भी अगर कोई अभिव्यक्त करता है अपने आप को या अपने थॉट प्रोसेस को, उसको इस बात के साथ चलना होगा कि कुछ लोग आपकी बात से सहमत होंगे, कुछ लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। आपको चूज करना है कि कौन सी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसकी सहमति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर सहमति इंपॉर्टेंट है तो वो क्यों है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अगर सोच ली जाए तो अभिव्यक्ति को थोड़ा एक मार्गदर्शन सा मिल जाता है। अच्छा, कलाकार और लेखक के साथ उसकी यायावरी भी जुड़ी रहती है, आपको उस तरह के रुझान निश्चित होंगे, क्योंकि खासतौर से थिएटर के लिए आपको जाना पड़ता है वो जगह जगह। जी तो ऐसी जी। कोई जगह जो बहुत पसंद आती हो, जहाँ एक से अधिक बार जाने के um, अवसर आए? जी मतलब मेरे लिए गांव में जाना और वहाँ लोगों से बात करना और समझना वहाँ की दिक्कतों को, वो मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक थोड़ी तृप्ति सी देता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कितनी सारी चीजें हैं जो जहाँ पे हम जुड़ सकते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं चीजों को सॉल्व करने में। तो मेरे ख्याल से हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ की अपनी ही मेमोरीज होती हैं। मैं साथ में सोलो ट्रिप्स बहुत लेती हूँ, चाहे वो आर्ट के लिए हो चाहे ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को भी अकेले घूमने का पूरा हक है और पूरी आजादी है जो हमें पूरी तरह क्लेम करनी चाहिए। तो मैं सोलो ट्रिप्स बहुत करती हूँ। तो मेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत सोलो ट्रिप केरला का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा आई ओपनिंग ट्रिप गुजरात में रहा, क्योंकि गुजरात में जिस होटल में मैं जा रही थी वो मुझसे पलट के पूछ रहे थे कि आपके वो कब आएंगे।
और मैं बार बार कह रही थी मेरे वो है नहीं मैंने पैसे दिए हैं, मेरा होटल रूम है, मैंने बुक करा है, मैं आ सकती हूँ, मुझे जहाँ आना है वो की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत लड़ाइयाँ हुई थी मेरी उस सोलो ट्रिप में। तो वो था। लेकिन तो वो एक वो रियलिटीज रहती हैं। लेकिन जब भी मैं गांव में जाती हूँ काम करने के लिए, वहां आपको जिस मेहनत से ट्रस्ट गेन करना होता है, क्योंकि आप तो शहर से आए हो, लेकिन जितने लोग होते हैं वहां वो बहुत इजीली आपको ट्रस्ट करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है शहर से। शहर में लोग बात नहीं सुनना चाहते, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। तो वहां और फिर उनके साथ मिल बैठ के धीमे धीमे समझना, वहीं आप साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें हो रही हैं, और आप रियलाइज करते हैं कि जो जिंदगी के असली असली फलसफे हैं, असली खूबसूरती है, रिश्ते हैं, साथ चार लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एक वो आर्ट जो हम भूल चुके हैं, ये सारी चीजें आप वहां करते हैं। तो जितना मैंने काम, जो भी बहुत कम, लेकिन जो भी काम हमने गांव में किया है, वो मेरे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है। तो चाहे वो आप राजस्थान ले लीजिए, हल्द्वानी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में जो जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो ले लीजिए, वो बहुत करीब है दिल के। अच्छा, हम लोगों को ऐसा लगता है शहरी लोगों को कि शहर तो इतने आधुनिक हुए जा रहे हैं, गांव का पता नहीं कितना विकास हुआ होगा, कितना जी। जनजीवन बदला होगा। जी। लेकिन वहां जाके हमारी आंखें खुल जाती है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं एक सीमाओं में बिल्कुल। रहते हुए भी। बिल्कुल और कोसों आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बेसिक ह्यूमैनिटी है वो नहीं छोड़ी है। वो जो एक हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है, वो चीज उन्होंने रख के साथ में अपनी एजुकेशन, अपना अपना नजरिया बनाने की कोशिश करी है। तो जिन लोगों को लगता है कि अरे गांव तो पिछड़ा वर्ग है ना, बुद्धि, एक्सेस, सब कुछ बढ़ चुका है, और एक सादगी है जो जो शहर भूल चुके हैं। जो जो शहरों से चला गया है वो वहां बचा हुआ है, ये आप मान के कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अनुभव है गांव में जाना और उस बिल्कुल। पूरे आंचलिकता को जीना, उनसे चार बातें सीख के आना, ये तो है। जी। एक बात मेरे मन में ये भी आती है कि जैसे आपने बताया कि लखनऊ में आप जिस वातावरण से निकली, शहर से काफी दूर एक अपना परिसर है जहाँ पर लगभग एक बड़ा समय बिताया, और माता पिता जी। की बात की। अब इस समय तो उस शहर को छोड़ के आपको इतने वर्ष हो गए, और अब उस शहर में जी। आपके अपने लोग, आपके जी। अपने से जुड़े हुए लोग आपका जी। आकलन करते होंगे खूब सारा। तो जी। जी। वो प्रतिक्रियाएं क्या है जब आप कभी वहां जाती हैं या वे लोग आपके बीच आते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सुनील जी, बिकॉज मतलब कई तो परिवार के लोग हैं जो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और उनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपकी धारणा से मुखातिब नहीं होते। वो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो एक सर्टेन पॉलिटिक्स को सत्य मानते हैं और उसी पॉलिटिक्स के साथ आगे जीना चाहते हैं। और जब वो आपके लेख और वो आपकी कविताएं पढ़ते हैं, और जो जेंडर पे ना हो, जो पॉलिटिक्स पे हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वो चाहते भी हैं आपको कहना कि नहीं नहीं आप अच्छा लिख रही हैं, और फिर कहना चाहते हैं लेकिन जो आप बात रख रही हैं वो गड़बड़ है। तो हम्म, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग मिक्स होता है। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं मेरे मेरे घर में, क्योंकि पॉलिटिक्स के विषय में ज्यादा मेरे अंदर, मतलब वो जो बुलशिट मीटर जिसे कहते हैं वो मेरा बहुत लो है। तो कोई यदि मुझे आके कहेगा कि नहीं नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार ये और सरकार वो, तो वो सुनने की ज्यादा मुझे हिम्मत और पेशेंस नहीं होती है। नहीं, तो सही है। वहां तो फिर मतलब लड़ाई हो जाती है। तो अब मेरे ख्याल से जो होने लगा है कि पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन हाँ जेंडर पे जो जो लिखा जाता है उस पे मुझे काफी कुछ सुनने को मिलता है। स्कूल वाले जब टीचर्स आपके लेख पढ़ती हैं और पलट के आपसे कहती हैं कि हाँ ये जो एक नारीवाद की परिभाषा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब एडवांटेज ये कि केवल लिख नहीं रहे, अपनी जिंदगी में उसको अमल भी कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। मतलब चाहे सोलो ट्रिप्स हो गए, चाहे बीच रात में लड़कियों को घूमना हो गया, चाहे कुछ लिखना हो गया, चाहे प्रतिरोध पे कविताएं लिखनी हो गई, कुछ भी आप वो साथ में कर रहे हैं, तो आप हिपोक्रिट नहीं बन रहे हैं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं और आप कर नहीं रहे। तो स्कूल से जो जो जैसे टीचर्स मिलती हैं और वो कहती हैं कि नहीं जो काम है उससे हम और लड़कियों को भी बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छा लगता है सुन के।
लेकिन मैं हर बार हर जगह ये कहती हूँ कि सबसे जो कठिन, जो जीतने वाले जो बैटल्स होते हैं वो घर में होते हैं। और घर वाली लड़ाइयाँ जिस दिन आपने जीत ली, उस दिन आप समझते हैं कि असली आजादी का मतलब क्या होता है। तो वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। वो चाहे लखनऊ हो चाहे यहाँ हो, उन पे तो अभी थोड़ा वक्त है जीतने में, लेकिन वर्थ द फाइट है, यही कह सकती हूँ। अपने वर्तमान से और अपनी क्रिएटिविटी से अभी और क्या उम्मीदें हैं, कैसा लगता है? मेरे ख्याल से जो मैं चाहती हूँ वो यही है कि जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं आज की, और राजनीति की परिभाषा केवल जो एक देश की राजनीति है वो नहीं है। चाहे फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे कास्ट पॉलिटिक्स हो, क्लास की पॉलिटिक्स हो, ईच ऑफ दीज मैं चाहती हूँ कि इनको मैं और ज्यादा समझूं, और जो ऑप्रेस्ड हैं उनकी तरफ से उनकी कहानी, उनकी असली कहानियां जितनी ला सकती हूँ बाहर लेकर आऊं, जिसमें मेरी आवाज का वजूद काफी कम होगा। जो असली आवाजें होंगी वो उन लोगों की होंगी जिन पर ये बीत रहा है, उसको मैं किसी तरह से ला सकूं। और लोगों के सामने एक अपनी क्रिएटिविटी से, वो मेरा एक उम्मीद से ज्यादा एक गोल है जो मैंने रखने की कोशिश करी है। एक तो वो है। दूसरा, जेंडर पे जो जो हम लिखते हैं, नारीवाद की जो एक एक आइडेंटिफिकेशन है आइडियोलॉजी की, उसमें मर्द और जेंडर स्पेक्ट्रम के जितने लोग, उस इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म को मैं किस तरह से अपनी कविताओं में ढाल सकती हूँ, किस तरह लेखों में डाल सकती हूँ, और फिर उन कविताओं को मैं कहाँ कहाँ लेके जा सकती हूँ। ये एक और चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, चाहे अलग भाषाओं में वो ट्रांसलेट हो, चाहे वो कहीं और पढ़ाई जाए, जिस भी तरह से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग समझें और जाने कंटेम्प्रेरी हिंदी पोइट्री में पॉलिटिक्स किस तरह से देखी जा रही है, वो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरी कुछ कविताएं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल मिजूरी में पढ़ाई जा रही हैं ट्रांसलेशन प्रोग्राम में, लेकिन वो एक है। मैं चाहूंगी कि जैसे जो मैंने आपको बॉडी पॉजिटिविटी पे कविता की 4 लाइनें सुनाई, वो फिर अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो, वो और लोग समझें, सुने, या वो उसी चीज को अपने हिसाब से लिखें। लेकिन एक कंटेम्प्रेरी पोइट्री ऑफ इंडिया नीड्स टू बिकम मोर पॉलिटिकल। वो इश्क और प्यार के दायरे से थोड़ा और हट के उसे पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशन के दायरे में जाना होगा। और मुझे ये लगता है कि इश्क के बिना रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन के बिना इश्क नहीं है, तो दोनों साथ साथ चले। वो मेरा एक्सपेक्टेशन है अपनी भी क्रिएटिविटी से, और जो मैं उस क्रिएटिविटी को कहीं अगर ले जा पाऊं तो उससे भी। कोई विषय थिएटर में जो आगे चल के आपके माध्यम से फलीभूत हो, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ प्रेरित करता हो, कोई नाटक, कोई निर्देशन? जी, मतलब मुझे हमेशा से, जब से मैंने वो नाटक पढ़ा है, तब से मुझे आषाढ़ का एक दिन से बहुत प्यार है। और मैं चाहती हूँ कि कभी जिंदगी में एक बार मरने से पहले आषाढ़ का एक दिन मैं कर पाऊं बतौर एक्ट्रेस। और 3 ऐसे किरदार हैं जो, मतलब मुझसे ये सवाल सुनील जी एक बार किसी और ने भी पूछा था कि कोई ऐसे किरदार हैं जो निभाना चाहोगी मरने से पहले, तो मैंने कहा हाँ 3 है। उन्होंने कहा कौन से हैं? तो एक तो है, नंबर 1 इज लेडी मैकबेथ, number 2 is Shylock, and I want to play Shylock as a woman. I don't want to play Shylock as a man. And हम्म, तीसरा है Great Expectations की मिस हैविशम। तो क्या बात। अगर कभी मौका मिला, इस जिंदगी ने वो मौका दिया दोबारा कि रंगमंच पे हम चढ़ेंगे, और कभी अगर ये कर पाए, तो इन तीनों में से अगर कम से कम एक हो जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन जिस तरह से मैं इन तीनों कैरेक्टर्स को देखना चाहूंगी, वो दोबारा मैं उस पॉलिटिकल लॉजिक से देखना चाहूंगी। मतलब ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, जो विमेन कैरेक्टर्स हैं, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, पिविटल कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। वो अपनी पॉलिटिक्स को बहुत एकदम खींच के रखती हैं ये औरतें। तो उनको किस तरह से आज के समाज में ढाला जाए, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा। तो वो मैं बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहूंगी और करना चाहूंगी यदि हो पाया तो। एक बहुत बड़ी अभिनेत्री अभी ज्वाइन हुई है, मेरे मित्र हैं आदरणीय एकावली खन्ना। नमस्कार। अंग्रेजी में कहते हैं, आपकी बहुत प्यारी फिल्म है, संजय मिश्रा जी के साथ आपने की थी। और जी अभी एक डैनी साहब की फिल्म आई थी, काबुली वाले से मिलते हुए, बायोस्कोप वाला, जी उसके जी भी जी आपने जी, किया था। बहुत बहुत ग्रेट जबरदस्त एक्टर फिल्म है। है वो।
बहुत बहुत ये शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अब जी। बस ये अभी अभी आई हैं और हम लोग के जाने का समय हो गया, तो इनके साथ तो संगत थोड़ी रहती। हमारे जी मेहमान रह चुकी है पहले, इन्होंने इस कार्यक्रम को कृतार्थ किया है आके अपनी उदारता से, जी तो जी मैं इनका बड़ा मुरीद हूँ और कृतज्ञ भी हूँ। आपका भी जी। बहुत आभार कि आप आई और हम कुछ नहीं अच्छी सुनील बातें जी, कर सके। बिल्कुल सौभाग्य हमारा है। आपने हमें बुलाया, इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काफी काफी जर्नी है आगे एज एन आर्टिस्ट, तो इतनी इतनी इज्जत अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कामना यही है कि आपकी सारी जो कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हों, और जो जो किरदार आपने कहे हैं वो सब आप पूरे करें। और जी। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।